हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय हिंदी साहित्य के शेखावाटी मिशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हम आज के इस सेशन में सोल्व करने वाले हैं। साथियों, इससे पहले हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जिनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अगर उन वीडियो को आपने नहीं देखा तो हमारी प्ले लिस्ट में जा कर के अवश्य देखें, ताकि वो उनसे भी आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलने वाला है। तो साथियों, आज का हमारा चैप्टर है ममता कालिया, दूसरा देवदास। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी क्लास 6 to 12 को ज्वाइन ज़रूर करें, ताकि आपको ये इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो मिल सकें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दूसरा देवदास पाठ गद्य की कौन सी विद्या में है? तो निबंध, कहानी, संस्मरण, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। तो यह दूसरा देवदास पाठ गद्य की विद्या है, वो है कहानी विद्या में है। अगला दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र पाठ में नहीं है? पारो, संभव, मोनो, मनु और लालू। तो लालू है जो पाठ में पात्र नहीं है। तीसरा सवाल है, दूसरा देवदास पाठ की लेखिका है? ममता कालिया, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान और मनु भंडारी। तो ममता कालिया है और दूसरा देवदास पाठ का लेखिका है। चौथा सवाल है, दूसरा देवदास पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो इसमें गंगा नदी का वर्णन है। पांचवा सवाल है, गंगा पुत्र किसे कहते हैं? तो गंगा पुत्र गोताखोर को कहते हैं। छठा सवाल है हमारा, दूसरा देवदास कहानी का मुख्य विषय क्या? इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा देवदास कहानी का मुख्य विषय क्या? तो इसमें युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत किया है। अगला सातवां सवाल है, संभव ने किस भीड़ की तुलना हर की पौड़ी की भीड़ से की है? तो संभव ने दिल्ली शहर की भीड़ की तुलना हर की पौड़ी की भीड़ से की है। आठवां सवाल है, हर की पौड़ी पर स्पेशल आरती से क्या तात्पर्य है? स्पेशल आरती अर्थात जिसने भी 101 या 151 रुपये देकर आरती करवाई हो। अगला नौवां सवाल है, दूसरा देवदास पाठ की मूल संवेदना क्या? इंपॉर्टेंट सवाल है। ममता कालिया की कहानी दूसरा देवदास प्रेम के महत्व और गरिमा को ऊंचाई प्रदान करती है, और कहानी से यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी नियत व्यक्ति, स्थान और समय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वह स्वतः ही गठित हो जाता है। अगला 10वां सवाल है, पाठ में हर की पौड़ी का संध्या समय का मनोहारी दृश्य किस प्रकार बताया गया है? हर की पौड़ी पर संध्या के समय गंगा की आरती का रंग ही निराला होता है। भक्तों की भीड़ मनोकामना की पूर्ति के लिए फूल, प्रसाद आदि खरीदती है, और उस समय पंडे और गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं। चारों तरफ पूजा का वातावरण है और पंच मंजिली नीलांजलि में लगे सहस्त्र दीप जल उठते हैं और आरती शुरू हो जाती है। मनोतियों के दिए लिए हुए फूलों के छोटे छोटे दानों दोनों गंगा की लहरों पर इटलाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, और पूरे वातावरण में चंदन और धूप की सुगंध फैली हुई, और भक्तजन संतोष भाव से भर उठते हैं। अगला आपका सवाल है, गंगा पुत्रों का जीवन परिवेश दूसरा देवदास कहानी के आधार पर बताइए। तो गंगा पुत्र उन गोताखोर को कहते हैं जो गंगा में डुबकी लगाकर भक्तों द्वारा छोड़े गए पैसों को इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका जीवन गंगा पर ही निर्भर करता है, और यह रेजगारी बटोर कर अपनी बहन या पत्नी को कुसा घाट पर दे आते हैं, और जो इन्हें बेचकर नोट कमाती हैं। अगला आपका सवाल है, संभव व पारो का प्रथम परिचय कैसे होता है? तो कहानी के नायक संभव व नायिका पारो हैं, और संभव कुछ दिनों के लिए
अपनी नानी के घर जाता और नास्तिक होते हुए भी अपने माता पिता के कहने पर गंगा का आशीर्वाद लेने आता। और तब नायक नायिका का प्रथम परिचय गंगा किनारे के मंदिर में होता है। और शंभु मंदिर में पैसे चढ़ाने के उपरांत अपना हाथ कलावा बंधवाने के लिए आगे बढ़ाता है। तभी एक नाजुक सी कलाई भी कलावा बंधवाने के लिए आगे बढ़ती है। शंभु उसी गुलाबी कपड़ों में भीगी लड़की को देखता है। पुजारी दोनों को दंपति समझकर आशीर्वाद देता है। अगला 13वां सवाल है, पुजारी शंभु व्यापारों को क्या आशीर्वाद देता है? तो पुजारी शंभु व्यापारों को और दंपति समझकर सुखी रहो, फले फूलो और जब भी आयो साथ ही आया और गंगा मैया मनोरथ पूरे करें का आशीर्वाद देता है। अगला 14वां सवाल है, मनोकामना की गांठ की अद्भुत अनूठी है और इधर बांधो उधर लग जाती है कथन के आधार पर पारो मनोदशा का वर्णन करो। तो इस कथन से पारो की मनोदशा का पता लगता है। और शंभु से मिलने के लिए उसे मनसा देवी पर चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया था, क्योंकि पहली मनोकामना का फल तो उसे देख लिया और कि जिसके मिलने की संभावना नहीं थी वह लड़का स्वयं चलकर उसके पास आया था। अगला आपका इम्पोर्टेंट सवाल है, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कहानी में दूसरा देवदास शंभु नाम के लड़के के लिए आया है और यह शीर्षक कहानी के लिए सार्थक है। और देवदास अपनी प्रेमिका के प्रति आसक्त था। यह शंभु नाम का दूसरा देवदास भी पारो की खोज पागल की तरह करता रहा और उसकी दूसरी बार झलक पाने के लिए वह मनसा देवी के मंदिर गया और वहां उसने मनोती और मनोकामना पूरी देकर उसने शंभु नाम के साथ देवदास जोड़कर पारो को अपने प्रेम का संकेत भी दे दिया। इस दृष्टि से यह शीर्षक सार्थक है। अगला 16वां सवाल है, हर की पौड़ी के पंडे पुजारियों के बारे में बताइए। तो गंगा तर पर पंडे अपने अपने तख्त पर जमे होते हैं। गंगा में स्नान करने वाले भक्तों के कपड़े लत्तों की वे ही सुरक्षा रखते हैं और स्नान किए हुए लोगों के मस्तक पर वे चंदन का तिलक और महिलाओं के मस्तक पर सिंदूर का टीका लगाते हैं। लोग अपनी मनोकामना के अनुसार उनसे आरती करवाते हैं और वे स्नान करके आने वाले लोगों को भेंट चढ़ावा प्राप्त कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, ममता कालिया का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत कीजिए। तो हिंदी के नई कहानी आंदोलन में ममता कालिया का विशेष योगदान माना जाता है। नारी हृदय की सरलता, सुबोधता व संवेदना का सुंदर समावेश तथा कथा वस्तु का भावपूर्ण विन्यास इनकी कहानी कला का वैशिष्ट्य है। और ममता कालिया को साहित्य के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इनके बेघर नरक एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी आदि उपन्यास तथा 12 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। इनके हाल ही में 2 कहानी संग्रहित प्रकाशित हुए हैं, 25 साल की लड़की और थिएटर रोड के कोए। अगला 18वां सवाल है, शंभु से मिलने के बाद पारो की क्या मनोदशा थी? 19वां सवाल है, पारो से प्रथम भेंट के बाद शंभु के मनोभावों के बारे में बताइए। और 20वां सवाल है, शंभु और पारो दोनों को पुजारी के आशीर्वाद के बाद क्या अफसोस हुआ और क्यों? तो साथियों, अगला हमारा 10वां पार्ट है कूटज हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इनके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? दूसरा, हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? और तीसरा है, निम्न में से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? और कूटज पाठ में लेखक ने पृथ्वी का मानदंड किसे कहा? अगला 5वां सवाल है हमारा, लेखक के अनुसार संपूर्ण हिमालय को देखकर मन में क्या स्थिति पैदा हुई? तो मन में समाधि महादेव की मूर्ति स्पष्ट होती है। 6वां सवाल है, लेखक ने गिरिकूट बिहारी की उपाधि किससे प्रदान की? तो कूटज से। 7वां सवाल है, लेखक ने किस कवि को दरिया दिल का आदमी बताया? तो रहीम को है कवि ने दरिया दिल का आदमी बताया। अगला 8वां सवाल है, प्रतापी अगस्त
होने की कूटज कहे जाते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? तो कूट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण। 9वां सवाल है, लेखक कूटज को किन नामों से संबोधित करता है? लेखक कूटज को पहाड़ फोड़, धरती की धकेल, अपराजित आदि नामों से संबोधित करता है। अगला 10वां सवाल है, सेक्शन किसे कहा जाता है? और नाम के पद पर मुहर के लगने को आधुनिक शिक्षित लोग सोशल सेक्शन कहते हैं। 11वां सवाल है, कूटज का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो कूटज का वृक्ष हिमालय पर्वत के नीचे शिवालिक पर्वत श्रृंखला में पाया जाता है। अगला 12वां सवाल है हमारा, कूटज को गाड़े का साथी क्यों कहा गया है? तो इस पाठ में लेखक ने कूटज की विशेषताओं के बारे में बताया है कि कूटज मुश्किल हालात में भी साथ देता, और लेखक ने इसका वर्णन करते हुए कालिदास ने अपनी एक रचना में लिखा कि जब राम ने गिरि पर्वत विद्यमान बादलों को के यज्ञ द्वारा एक निवेदन भेजा तो वहाँ के मुश्किल हालातों में भी लक्ष्य को एक कूटज वृक्ष दिखा। वह वृक्ष ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ आप कुछ पनप नहीं सकता, और यज्ञ को देखकर बड़ी हैरानी हुई, इसलिए कूटज को गाड़े का साथी कहा जाता है। 13वां सवाल है, वे रहीम अब बीरच कह जिन कर छाह गंभीर बागन बीच देखी सेऊ। रहीम के उपरोक्त दोहे को आपको लेकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उपरोक्त दोहे में रहीमदास कहते हैं कि जब अब वे पेड़ नहीं रहे जिनकी छाया घनी हुआ करती थी, अब तो संसार रूपी बाग, कांटेदार शहद, कंटीली झाड़ियाँ, कूटज और करीब जैसे पेड़ ही दिखाई देते हैं। इस दोहे के माध्यम से लेखक का भाव है कि इतने बड़े कवि ने कूटज को एक कंटीली झाड़ी ही माना है। 14वां सवाल है, सुख और दुख मन के भाव हैं, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है। लेखक कहता है कि अगर व्यक्ति के मन और उसमें उठने वाले भाव उसके वश में है तो वह सुखी कहलाता है, और सुख भी हो सकता है क्योंकि दूसरा उसको कष्ट नहीं दे सकता, और दुखी तो वह होता है जो दूसरों के कहे अनुसार चलता है या जिसका मन दुख के बस में नहीं होता है। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो द्विवेदी का अध्ययन बहुत व्यापक था। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं तथा इतिहास, दर्शन, धर्म, संस्कृति आदि विषय पर आपका अच्छा अधिकार था। द्विवेदी जी ने सरल और परिष्कृत भाषा को अपनाया, और वह विषय अनुकूल तथा प्रभावपूर्ण आपकी भाषा के में तद्भव शब्द प्रचलित लोक भाषा के शब्द तथा उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। मुहावरों तथा उद्धरण ने उन्होंने आपकी भाषा की शक्ति को बढ़ाया है। द्विवेदी जी ने वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, समीक्षात्मक आदि शैलियों को अपनाया। ललित निबंधों में आपकी शैली आत्मफर्क है, और यह यत्र तत्र व्यंग्य शैली का भी आपने प्रयोग किया है। अब इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वह निबंध संग्रह। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पता, कूटज, आलोक पर्व। उपन्यास हैं द्विवेदी जी के, चारू चंद्र, लेख, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अन्नामदास का पौधा, और समालोचना में है सुर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि। इनके अतिरिक्त आपने हिंदी साहित्य का आदिकाल, मेरा बचपन, नाथ सिद्धों की वाणियाँ आदि ग्रंथों की रचना की है। और पुरस्कार एवं सम्मान, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार आलोक पर्व पर मिला, तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की मानद उपाधि प्राप्त की। और 16 जीना भी एक कला है। कूटज इस कला को जानता है। पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 16 प्रश्न यानी जीना भी एक कला है। कूटज इस कला के से को जानता है, और पाठ के आधार पर कथन को समझाना है। तो साथियों, ये थे आपके 2 पाठ, जो एक तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कूटज, और
एक पार्ट है आपके ममता कालिया, दूसरा देवदास। तो इनके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे इनके ऊपर हमने चर्चा की है। तो साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक एक बार शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सके, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो साथियों आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।